हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लूसेंट प्लस एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉम्प्रिहेंसिव वे। अभी आप पढ़ रहे हो चैप्टर 8, इसका पार्ट 1 टू कंप्लीट है। आज आप पढ़ोगे पार्ट 3। इसमें आप देखोगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मौर्य प्रशासन और अशोक का धम्म। धम्म उसका एक रिलीजन था। अब कुछ लोगों का, स्कॉलर्स का कहना यह है कि उसका रिलीजन नहीं, एक फिलॉसफी थी। आज हम ये देखेंगे कि क्या वो वाकई में एक रिलीजन था या उसकी एक फिलॉसफी थी। गेटिंग माय पॉइंट। इसमें जो आप पढ़ने वाले हो कंटेंट्स में, वो है अशोक का धम्म। ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मॉडर्न डे में भी आज इसके इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलते हैं, या फिर मेंस में कभी आपसे पूछता है व्हाट आर द रेलेवेंट पॉइंट्स दैट मस्ट मार्क वॉच फ्रॉम द अशोकास पर्सपेक्टिव टिल नाउ, मतलब आज की डेट में क्या देखने को मिलता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट था, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस था, वो कैसा था उसका। नेक्स्ट देखते हो अमात्य की भूमिका। हु वेयर द अमात्यास। अमात्य जो आज के आईसीएस ऑफिसर्स, जिसे आप बोलते हो आईएएस ऑफिसर्स, उसके समकालीन सब कुछ ऐसा हुआ करता था अमात्य। इसको देखोगे आप। नेक्स्ट है प्रांतों की प्रशासन व्यवस्था। जैसे एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, जहां मगध मगध से अशोक बैठ के अपना शासन चलाया करता था। दूसरा ये कि उसने अपने वायसरायस अपॉइंट्स किए थे। जैसे कि आपने ब्रिटिशर्स एज में देखा होगा कि वायसराय अपॉइंट किया जाता था किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। वैसे ही अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थे उस समय, प्रांतों के लिए भी वायसराय अपॉइंट किया जाता था। जैसे कि अवंती का वायसराय बना के भेजा गया था किसे, अवंती का वायसराय बना के भेजा गया था पुष्यमित्र शुंग को। गेटिंग अ पॉइंट। अवंती का बना के एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा गया था किसे, अशोक को। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अवंती जब तक्षशिला में था, तो तक्षशिला में वायसराय बना के किसे भेजा गया था, तक्षशिला में वायसराय बना के भेजा गया था सुशीम को। आपको याद होगा तो, जिससे अशोक की लड़ाई होती है। नेक्स्ट देखो क्या, विभिन्न विभिन्न विभाग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से उसमें डिपार्टमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। नेक्स्ट है मौर्यन साम्राज्य का पतन। हाउ इट केम टू एन एंड, ये डिक्लाइन कैसे हो गया। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं अशोकास धम्म से। देखो होता क्या है कि इट वाज नॉट अ वेरी न्यू थिंग कि अशोक ने ऐसा किया था। ये बहुत सारे ऐसे राजा ने उसके बाद भी किए। जैसे कि अशोक ने अपना धम्म लाया था, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही अकबर अपना दिने इलाही लाया था। बलबन लेके आया था जिले इलाही, जैसे कि करूं मैं तेरा सजदा, जो आपने सुनो निगम में गाना गाया है। तो बलबन ये कहता था कि तुम मेरा सजदा करो, आई एम अ डिवाइन ओरिजिन पर्सन। वैसे ही अशोक कहता था कि आई एम अ डिवाइन ओरिजिन पर्सन, आपका मतलब जितने भी जनता है, ऑल द पीपल आर माई चिल्ड्रेन, यू शुड हैव डिवोटेड टू योर सेल्फ फॉर मी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे ऐसे लाइन्स जो थे अशोक कहा करता था। अब अशोक के धम्म के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, एक तो ग्रीक से, दूसरा अरेमिक रिकॉर्ड से। ग्रीक रिकॉर्ड मैंने आपको पहले बता दिया था, यूनानी होता है। अरेमिक रिकॉर्ड जो आज के सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, उसको अरेमिक बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। देखो होता क्या है, जब आप इसके रिलीजन को देखोगे ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ना ही वो एक फिलोसफी है, ना ही वो कंप्लीट रिलीजन है। मतलब कि ना ही वो कंप्लीट फिलोसफी है, ना ही वो कंप्लीट रिलीजन है। ये ढेर सारे चीजों की मिक्सचर है। अब देखो होता क्या है, एक्चुअली स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है। अशोक बन चुका था बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो जब वो बौद्ध के धर्म के अनुयायी बन चुका था, उसके बाद उस समय 62 प्लस सेक्ट्स थे, मतलब 62 से भी अधिक संप्रदाय चल रहे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्ट्स थे, उन सभी से जानकारी लेके उसके बाद वो क्या करता है कि बहुत सारे टीचिंग्स को मिला के अपना एक खुद का कोड ऑफ कंडक्ट, ये देखो लिखा हुआ कोड ऑफ कंडक्ट या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स लेके आता है। उसी को उसने कह दिया है कि धम्म है। वो धम्म लेके क्यों आता है, सो मैं समझाता हूं थोड़ी देर में। ये देखो, ये किस किस चीज के टीचिंग्स थे। एक तो पॉलिटिकल टीचिंग्स था, दूसरा सोशल टीचिंग्स था, तीसरा था इकोनॉमिक टीचिंग्स। गेटिंग माय पॉइंट। इसमें से मोर ओवर सबसे ज्यादा जो था वो था पॉलिटिकल टीचिंग्स। मतलब वो ऐसा कहना चाहता था कि जब धम्म में दैट टुडेज बिग बॉस, यू नो, गेटिंग माय पॉइंट, कि आज का जो बिग बॉस है, कि आज का बिग बॉस ये चाहता है, वैसे ही उस समय का जो अशोक था ये चाहता था कि मैं किसी भी इंस्क्रिप्शन पे ये चीज लिख दूं और ये लिखवा दूं कि प्रियदर्शी ये चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने अभिलेखों पे लिखवाया था अशोक ने। तो वैसे ही पॉलिटिकल टीचिंग्स सबसे ज्यादा मायने रखता था वहां पे। ठीक है। अब देखो ये लाया किस लिए था आखिरकार, मतलब अशोक ने अपना धम्म क्यों लाया था। जैसा कि आपको पता है कि वो बौद्ध धर्म को अपना चुका था। क्यों? क्योंकि कलिंग वार हुआ था, कलिंग वार से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। अब वो स्वॉर्ड स्वॉर्ड के दम पे पूरे भारत को कन्क्वेस्ट नहीं कर पाता था। जैसे कि देखो, अशोक का 3 एज था। पहला एज था कामाशोक, जो मैंने आपको पहले बताया था, बिफोर कन्क्वेस्टिंग द होल ऑफ द पावर। दूसरा था चंद अशोक, ठीक है। तीसरा था धम्म अशोक।
तो काम अशोक में उसे समझ में आ गया कि ठीक है, दे आर ऑल द फिजिकल प्लेजर्स, एवरीथिंग इज अबाउट दैट। चंद अशोक के समय में उसको समझ में आया ये कि इफ यू हैव टू बिल्ड अ ग्रेट एम्पायर, यू इट कैन ओनली बी डन बाय द हेल्प ऑफ स्वॉर्ड, मतलब सिर्फ तलवार के धार पे। तीसरा उसको ये समझ में आया कि सिर्फ तलवार की धार पे बहुत ज्यादा जाने जा रही है, तो अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो आप इसका धम्म का यूज करके कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आप अगर धम्म का यूज करके भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब देखो होता क्या है, तो उसको ही वाज जस्ट विलिंग टू बी द पैन इंडियन एम्पेरर। इसका एक क्लियर कट फंडा था कि उसे ये बनना था। अब जो उसने धम्म दिया था, धम्म का जो आप अगर समरी देखना चाहो तो इसका समरी ऐसे है, जानवरों की बलि नहीं देना चाह, वो कहता था, मतलब उसने ऐसा अभिलेखों में लिखवाया कि आपको जानवरों की बलि नहीं देना चाहिए। खुद तो मोर खा गया था, पर जानवरों की बलि नहीं देना है उसे। उसके हिसाब से बूचर खाने भी हुआ करते थे। मैं आपको बताऊंगा इसी क्लास में आगे कि वहां पे बूचर खाने था, फिर भी वो ऐसा सजेशन दिया करता था कि लोगों को जानवरों की बलि नहीं देना चाहिए। उसके बाद आज के डेट में आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों ने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया आपने किसमें, किसी शादी समारोह में। तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए वो मना किया करता था। कौन? अशोक, अपने धम्म के प्रोपाउंड करके। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट है कि अपने जो मंत्री या अधिकारी थे ना, जिसको आमत्य बोला करते थे, उसको वैसा सलाह दिया करता था। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद कि आमत्य कौन था। आमत्य को ये सलाह दिया करता था क्योंकि बिकॉज दे वर द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन टू द अशोकान। अशोक के से सबसे नजदीक यही थे, तो इन्हें सबसे ज्यादा सजेशन दिया करता था कि यू शुड बी द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, आपको समाज सुधारक बनना है। उसके बाद अशोक ने अशोक का जो समरी है धम्म का, उसमें यह भी लिखा गया है कि ब्राह्मण और श्रमण, श्रमण आपको याद होगा कि जो 62 से अधिक जो संप्रदाय उभर के सामने आए थे उसमें श्रमण को भी रखा गया था। तो श्रमण सभी को अच्छा, उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। अब ऐसा क्यों रखना है वो मैं समझाता हूं। देखो ये टोटल थे 62 से भी अधिक सेक्ट्स। तो 62 से अधिक सेक्ट्स में अगर वो एक साथ नहीं रहेंगे तो इन सभी में लड़ाई होती रहेंगी। अगर वो लड़ाई होती रहेंगी देन द अशोक विल नॉट गेट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसे नहीं मिलेगी तो उसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा देखने को मिल जाएंगे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से, तो वो फिर अपना एम्पायर बिल्डिंग नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये चीजें धर्म को प्रपाउंड करके, जो अपना अशोका धम्म को प्रपाउंड करके वो ये कहना चाहता था कि तुम लोग सही से रहो, बिकॉज क्योंकि उसके इंटरनल मन में क्या था, बिकॉज ही जस्ट वांट टू कंक्वेस्ट होल ऑफ द इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद देखो क्या होता है, उसने अपने समरी में ये कहा कि दासों और कैदियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब देखो आपको याद होगा तो मेगास्थनीज ने ये लिखा है कि उस समय स्लेवरी सिस्टम नहीं थी, जबकि आपको ये देखने को मिलेगा कि दासों के साथ अगर अच्छा व्यवहार करने को कहा गया, इसका क्या मतलब है कि उस समय स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट किया करती थी। क्लियर है? जो डिफरेंट सेक्स थे सभी में इसने ये कहा है कि सहिष्णुता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे प्रणब मुखर्जी जब जा रहे थे वहां से, राष्ट्रपति पद का उनका कंप्लीट हो गया था टेन्योर, उसके बाद उन्होंने अशोक को कोट करते हुए एक लाइन बोला था, दैट ऑल द पीपल शुड हैव अ टाइप ऑफ टॉलरेंस। जो आप देखने को मिलते हो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना जो भी उन्हें पुरस्कार मिला था वो वापस कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द असहिष्णुता। उन्होंने एक टॉपिक डाला कि भारत इज गोइंग टू बी, इंडिया इज गोइंग टू बी इनटॉलरेंट। तो असहिष्णुता है जहां पे, वहां पे कंफ्लिक्ट होगा। तो कंफ्लिक्ट अगर होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ना ही उसको पॉलिटिकल इन्हेंसमेंट मिल पाएगा। इसलिए वो चाहता था कि सहिष्णुता बरकरार रहे। मतलब क्या है कि टॉलरेंस बरकरार रहे। वो ये चाहता था कि बेरी घोष, मतलब जो अगर आपको वॉर लड़ना है तो उन्हें डमडम की आवाज आती थी पहले पूरा राजा महाराजा के पास में, तो वो डमडम, द साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स, उसको खत्म करके धम्म घोष लाया जाए, मतलब साउंड ऑफ पीस। साउंड ऑफ पीस लाइए, उसके बाद आप कन्क्वेस्ट करो। गेटिंग द पॉइंट? मतलब उसके बाद क्या था कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, अशोक ने क्या किया कि धम्म यात्रा निकाला। अब धम्म यात्रा क्या होता है, जैसे कि उसका जो टोटल कंप्लीट जो मगध वाला रीजन था, तो मगध वाले रीजन पे तो उसका था कि डायरेक्ट कंट्रोल था, पर उसके अलावा बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे जहां पे उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, जैसे कि रूरल वाले एरियाज। तो रूरल एरियाज में उसका जिसका कंट्रोल नहीं था वो ये कहता था कि आपको धम्म यात्रा करना है उस क्षेत्र में जहां पे डायरेक्टली आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उनकी परेशानियां जाननी है। तो अशोक क्या किया कि सबसे पहले उस क्षेत्र में गया जो कि बुद्ध से रिलेटेड था। उसके बाद सबसे पहले बुद्ध से रिलेटेड सारे जगह को खत्म कर दिया। उसके बाद वो जाना स्टार्ट किया रूरल एरिया में। उसके बाद वहां से जाके परेशानी जानना स्टार्ट किया। उसी को हम क्या कहते हैं, धम्म यात्रा कहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो चाणक्य, यह तो आपको याद ही हो गया। Chanakya, the great philosopher, when the whole of the world were going to the dark phase, one of the person who was giving the light to the administrator that you have to run the administration like this only. Getting the point? He was the Chanakya only.
अब देखो, चाणक्य ने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी और आर्ट के बारे में। अभी क्या बताता है चाणक्य ने हमेशा सपोर्ट किया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब केंद्रीय राज्य व्यवस्था को, गेटिंग द पॉइंट, केंद्रीय राज्य व्यवस्था को हमेशा सपोर्ट किया। अब इसके लिए क्या कहता है, कौटिल्य ने 7 सिद्धांत दिए थे। 7 सिद्धांत क्या है कि अगर आपको अर्थशास्त्र के हिसाब से आपको अगर एम्पायर बिल्डिंग करना है, देन यू हैव टू फॉलो दीज 7 लिम्स मतलब होता है अंग, ओके, LIMBS, लिम्स। अब देखो उसमें क्या क्या था, एक तो स्वामी, दूसरा आमत्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोश, फिर बाला और मित्र। आपको ये सारे सातों के साथ याद रखने हैं। क्यों याद रखना है? बिकॉज एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं व्हाट वाज द सिक्स्थ लिम्ब, व्हाट वाज द सिक्स्थ लिम्ब ऑफ द जो चाणक्य का जो 7 सप्तांग जो थ्योरी था, ओके, 7 लिम्ब थ्योरीज, उसमें क्या 7वां कौन सा अंग था? दैट वाज द मित्र। छठा कौन सा था? दैट वाज बाला। उसके बाद 5वां कौन सा था? कोश था। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो इसको समझते हैं ब्रीफ में। क्या होता है कि स्वामी कौन था? तो स्वामी जो सबसे ऊंचा बैठा रहेगा, ठीक है, जो राजा, दैट वाज द स्वामी। इसको सपोर्ट करने के लिए ये चाणक्य क्या कहता है कि इफ ही इज द किंग सिटिंग ऑन द चैरियट मतलब रथ होता है, एंड एन एलिफेंट इज पुलिंग इट, देन इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द व्हील्स। एंड हु आर द व्हील्स? अगर व्हील्स नहीं हो तो खींच के कैसे ले जाएगा? इट विल बी क्वाइट टफ फॉर देम। तो अगर व्हील्स का काम कौन करेगा? दैट विल बी बाय द आमत्य, मिनिस्टर्स एंड द आमत्यास। गेटिंग द पॉइंट? तो आमत्य कौन होते हैं? आमत्य वो लोग हैं जो कि उसके सलाहकार रहेंगे, बिकॉज विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स the king will not be able to survive for much more period of time. Getting my point? इसके बाद आते हैं जनपद। जनपद में कौन होते हैं? जो कि देखभाल करते हैं किस किस चीज के? जो भी प्रोविंसेस है ना, मैंने आपको बताया ना कि प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो प्रोविंसेस की जो देखभाल किया करेंगे उनका नाम रहेगा जनपद। गेटिंग द पॉइंट? फिर आता है दुर्ग। दुर्ग क्या होता है? दुर्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इफ यू हैव नॉट फोर्टिफाइड योर एरिया, देन वन ऑफ द foreign invader will come and your fortification will be completely vanished and your administration will go down to the decline. Getting point? इसलिए fortification की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट टर्म इज कोश। कोश इसका एक वर्ड है, he just gave the one of the statement that कोश मोलो दंड, it is the today only we can find in the income tax slogan also, जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्लोगन है, कोश मोलो दंड। इट मींस दैट इफ यू हैव टू बिल्ड अ ग्रेट एम्पायर, इट कैन ओनली बी डन बाय द ग्रेट इकोनॉमी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इफ देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं कि ग्रेट अंपायर एंड ग्रेट इकोनॉमी। ग्रेट इकोनॉमी है तो यू विल यू कैन क्रिएट द ग्रेट एम्पायर, एंड अ ग्रेट एम्पायर है यू मस्ट क्रिएट अ ग्रेट इकोनॉमी, देन दोज आर रिलेटेड वाइस वर्सा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसलिए कोर्स की जरूरत है। इसके बारे में एक्सप्लेन करता है चाणक्य। फिर नेक्स्ट आता है बाला मतलब आर्मी। चाणक्य कहता है कि विदाउट एनी ट्रेनिंग एंड द upkeeping maintenance of the army you cannot survive your empire for a very longer period। आपको अगर अपने एम्पायर को सर्वाइव कराना है, अगर आपको अपने एम्पायर को और फैलाना है, you have to build a great empire, तो आपको आर्मी बहुत अच्छी रखनी होगी, उसका रख रखाव रखना, उसका प्रशिक्षण मतलब उसकी ट्रेनिंग कराना, वो सब चीज डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। लास्ट इज द मित्र। देखो मित्र के बारे में चाणक्य क्या कहता है कि इफ यू हैव टू मेक अ ग्रेट एम्पायर, जो आपके पास ये समझ में आना चाहिए कि हु आर योर फेक फ्रेंड्स एंड हु आर योर जेन्युइन फ्रेंड्स। जैसे कि अगर इंडिया की ही बात कर लो, तो अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फॉर एग्जांपल चाइना, तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना इज अ फेक फ्रेंड और जेन्युइन फ्रेंड ऑफ इंडिया, व्हाटएवर। तो ये चीजों की पहचान कराता है कौन? चाणक्य। इसलिए 7 सप्तांग थ्योरी कौन देता है? चाणक्य देता है। किसमें देता है? तो अर्थशास्त्र में। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैंने आपको बताया था ना, अमात्य, द सेकंड वन वाज द अमात्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमात्य कौन है? जो आज के जो आईसीएस ऑफिसर्स हैं, मतलब आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, इट इज समवट लाइक दैट ओनली। बाबू साहब की तरह। लाल बत्ती तो बंद हो गया, वैसे नीली बत्ती आ गई है। तो देखो क्या होता है कि इसका काम क्या था, ही वॉज वेरी क्लोज टू द किंग। गेटिंग द पॉइंट? ही वॉज वेरी क्लोज टू द किंग। ये जो लोग हुआ करते थे, और इनका काम क्या था कि स्पेशली टू सजेस्ट, टू गिव द प्रेफरेंसेस टू गिव एनी सजेशंस टू द किंग, ये ऐसे सलाह दिया करते हैं। अब इनके पास पहुंचते कैसे थे? से फॉर एग्जांपल कि जो आईसीएस ऑफिसर्स थे या फिर जो भी आमत्य था, वो राजा तक कैसे पहुंचते थे? क्यों? तो जैसे कि आज अगर देख रहे हो आईएएस ऑफिसर्स के एग्जाम, जैसे इफ यू हैव टू क्रैक द यूपीएससी, यू विल हैव टू गो टू द डिफरेंट फेजेस। तो वैसे ही इनको भी डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ता था आमत्य बनने के लिए। वो डिफरेंट फेजेस कौन कौन से थे? उन्हें टेस्ट देना पड़ता था। धर्म बेस्ड टेस्ट, जैसे कि एथिकल बेस्ड टेस्ट, नेक्स्ट ड्यूटी बेस्ड टेस्ट, मनी बेस्ड टेस्ट, हनी ट्रैपिंग टेस्ट, फियर बेस्ड टेस्ट। अब देखो समझाता हूं क्या क्या होता है।
सबसे पहले तो उन्हें एथिकल टेस्ट देना पड़ता था, दैट इफ यू आर फॉलोइंग एनी रिलीजन, जैसे मैंने आपको बताया 62 प्लस सेक्ट्स है, रिलीजन को दो मायने में यहां बांटा गया है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो, और दूसरा कि अगर कोई और रिलीजन वाले इंसान को आपके साथ न्याय करना हो तो आप क्या न्याय करते हो। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दिया जाता था चाणक्य, ऑल द थिंग्स वाज गोइंग थ्रू बाय द चाणक्य ओनली, ठीक है, ये सब चाणक्य किया करता था। तो बहुत सारे परिस्थिति में न्याय करने की क्षमता को जांच करता था। नेक्स्ट था ड्यूटी बेस्ड टेस्ट, दैट हाउ यू आर डिवोटेड टू योर ड्यूटी। ड्यूटी मतलब धर्म, जो आज जो आप धर्म पढ़ रहे हो, सो फॉर द रिलीजन, तो ड्यूटी मतलब पहले हुआ करता था कि दैट इज द ड्यूटी ओनली, दैट इज द धर्म बेस्ड टेस्ट ओनली। उसके बाद चाणक्य क्या किया करता था कि जो आपने किसी को अपॉइंट कर दिया, वहां पे उसको चेयर कुर्सी बिठा दिया, उसके बाद क्या किया कि उसके पास क्या किया कि कुछ लोगों को, अपने कुछ जासूस को भेजा करते थे पैसे लेके कि आप मेरा साहब आप हमारा ये वाला मुद्दा का हल कर दो, आप कुछ पैसे रख लो। तो ऐसी चीजों से वो टेस्ट किया करता था चाणक्य। उसके बाद हनी ट्रैपिंग, यू नो मतलब द फिजिकल प्लेजर, यू नो दीज डेज विच आर इन फेवर ऑन लो, तो हनी ट्रैपिंग वो करता था। तो क्या था कि विष कन्या को भेजा करता था, किसके पास, अमात्य के पास, कि विष कन्या के पास में आके वो कितनी कुछ बातें बता देता है, क्या नहीं बताता है, वो क्या उसके ट्रैप में फंस जाता है, ये सारी चीजें के बारे में बताता है कौन, चाणक्य कहते हैं अपने अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट होता था फियर बेस्ड टेस्ट। फियर बेस्ड टेस्ट इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि शेर के सामने आपको जाके खड़ा कर देगा। फियर बेस्ड टेस्ट मतलब क्या था कि अचानक से अगर विद्रोह हो जाता है, ऐसे कंडीशन लेके चला था, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, गेटिंग माय पॉइंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो उस समय वो कैसे टैकल करता था अमात्य। तो ये चीजों, इसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद जो इसमें पास होता था, उसके बाद इसे अमात्य बनाया जाता था, और उसके बाद भी उसे प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता था। जैसे कि से फॉर एग्जांपल टुडेस प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स, अगर आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में क्रैक कर लिया आपने, तो 2 साल जनरली सबका है, तो 2 साल के बाद यू विल बी द परमानेंट। तो वैसे ही उस समय भी अमात्य लोग जो थे उनको टेम्परेरी बेस पे प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता था, उसके बाद ये सारे टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद उन्हें परमानेंट किया जाता था। गेटिंग माय पॉइंट। चलो, उसके बाद कौन सा रोल प्ले करता था, कोष मूलोदंड, जो मैं बताया रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो अजय देवगन ऐसे सो कॉल जाया करता था और बस वहां पे जाके टैक्स, इनकम टैक्स का रेट डाल दिया करता था। अब वो टैक्स कौन कलेक्ट करता था, समाहर्त, ठीक है, समाहर्त करता था, कर इकट्ठा करने का काम इसी समाहर्त का था। अलग अलग टाइप का कर वसूल करता था, जैसे कि अगर आप देखोगे तो शीताध्यक्ष भूमि कर था, शुल्काध्यक्ष व्यापार से कर था, अकराध्यक्ष खानों पर नियंत्रण या उसका कर हुआ करता था। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उसके टैक्स मिला करते थे। तो ये कौन था, समाहर्त करता था, ठीक है। उसमें आपको देखने को मिलेगा भाग और बलि, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जो कि यूज किया करते थे, किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, कर से रिलेटेड, किसमें, मौर्यन अंपायर में। ये जो टैक्स जनरली था ना, वो 1/4 से 1/6 तक वेरी किया करता था, ठीक है, 1/4 से 1/6। अब इसका मेन क्या था कि हाउ द मौर्यन एम्पायर वाज एबल टू बिल्ड सच एन बिग एम्पायर, व्हाई नॉट अदर्स। तो इसका क्या था कि ही जस्ट यूज वन थिंग, वन वर्ड, दैट मिनिमम टैक्स विथ मैक्सिमम टैक्स बेस। इसका क्या मतलब है, से फॉर एग्जांपल आप इस पेन से भी टैक्स ले लो, आप इस टी शर्ट से भी टैक्स ले लो, यू कैन जस्ट टेक टैक्स फ्रॉम दिस ऑल्सो, यू जस्ट टेक टैक्स फ्रॉम दिस ऑल्सो, है ना, बॉटल से, पेन से, किस जो भी चीज आपको मिल रहा है सबसे टैक्स लो, लेकिन कम टैक्स लो। समझ में आ रहा है कि आप टैक्स की कीमत को कम कर दो लेकिन सब कुछ से टैक्स लो। तो इसलिए कर वसूलने के स्रोत को बढ़ा देना था। तो यही कहता है कोष मूलोदंड, जो आज भी आज देखने को मिलता है, दैट इफ यू आर हैविंग एनीथिंग, यू आर गोइंग टू बाय एनीथिंग, यू विल हैव टू पे द टैक्स ओनली। गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था कि अगर आप कर की चोरी करते हो ना, इफ यू आर गेटिंग कॉट बाय हाइडिंग योर टैक्सेस एंड नॉट प्रोवाइडिंग द टाइमली, तो उसके लिए क्या था कि मृत्यु दंड का प्रावधान था, मतलब यू विल बी स्लॉटेड डाउन, मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट आपको मिलता था, किसकी वजह से, अगर आप कर नहीं देते थे, वहां पे कर की चोरी करते थे। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो ये तो हो गया कर डिपार्टमेंट। अब ये लेके रखेगा कहां पे, तो रखता था सनिधता के पास में, सनिधता, ये था सनिधता, चीफ ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ही वाज द चीफ ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। वो क्या था, उसको हेल्प करने के लिए फिर समाहर्त था, सनिधता को हेल्प करने के लिए समाहर्त था। मैं बताऊंगा समाहर्त कौन था। अब ये फोर्टिफिकेशन होता था वहां पे, किस चीज का फोर्टिफिकेशन होता था, जो ट्रेजरी वाला था ना, ताकि कोई लूटपाट करके चला ना जाए। यहां पे बहुत टाइट सिक्योरिटी रहा करती थी ताकि लूटपाट से बचाया जा सके। इसका हिसाब किताब और ब्यौरा रखा करता सनिधता, ही वाज बीइंग हेल्प्ड बाय द समाहर्त। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे उस समय, ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। अब कौन कौन से अधिकारी जो इंपॉर्टेंट थे वो हुआ करते थे, ये था सीताध्यक्ष। सीता किसे बोलते हैं, जो ऐसे टैक्सेबल, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज फील्ड,
तो इस फील्ड से अगर आप टैक्स ले सकते हो ना, तो इसे हम कह देंगे सीता कह देंगे। तो सीताध्यक्ष हुआ करता था। नेक्स्ट शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष जो व्यापार से आप कर लेते हो ना, कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कम्युनिटी, आप वहां पे जितने भी लोग रहते थे तो शुल्काध्यक्ष हुआ करते थे, जो कि व्यापार से कर लेते थे। नेक्स्ट है अकराध्यक्ष। ठीक है, मतलब जो वहां पे माइनिंग वाला एरिया था, जहां पे आप ओर्स निकाला करते थे, आयरन की खोज उस समय तक हो चुकी थी, तो अकराध्यक्ष जो खानों का नियंत्रण किया करता था उसका था। नेक्स्ट है अंतपाल, जो सीमा रक्षक था। जैसे कि अगर आप जा रहे हो किसी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, तो यहाँ पे आपको सीमा रक्षक मिलेगा, तो उसको बोलते थे हम अंतपाल। नेक्स्ट था पाण्याध्यक्ष। पाण्याध्यक्ष मतलब वाणिज्य विभाग था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है पौतवाध्यक्ष, जो माप तौल का प्रभारी था। माप तौल मतलब जो वेट्स एंड मेजर्स था। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आप चला रहे हो, तो से फॉर एग्जांपल आप वेस्ट प्रोविंस में जाते हो और ईस्ट प्रोविंस में जाते हो। वेस्ट प्रोविंस था हमारा अवंती वाला रीजन, और ईस्ट प्रोविंस था हमारा कलिंग वाला रीजन। तो अगर आप कलिंग से अगर आप अवंती जाते हो, तो आपको सेम वेट सब जगह मिलेगा। एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। अगर वेट और मेजर इक्विवेलेंट नहीं रहा, तो अगर 1 केजी आप टमाटर खरीद रहे हो गुजरात में, 1 केजी टमाटर आप केरला में खरीदोगे, तो दोनों का दोनों अलग हो जाएगा। तो यू कैन नॉट डू द ट्रेडिंग एज कन्वीनियंटली, जो कि पहले हुआ करता था। गेटिंग द पॉइंट। इसलिए पौतवाध्यक्ष बहुत अच्छा रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था। नेक्स्ट था सुनाध्यक्ष, वो जो बूचर खाने का अध्यक्ष था। ठीक है, ये अध्यक्ष एक्चुअली टाइपो हो गया है। नेक्स्ट है प्रादेशिक। प्रादेशिक कौन था? मंडल का प्रधान अधिकारी था। यहां तक क्लियर है आपका? ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप एग्जाम्स में गलती ना कर सको कोई। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है आपको? जुडिशियल डिपार्टमेंट, ये तो आपको पता ही होगा। अगर इस कुर्सी पे ना बैठा होता था, बाईपास सर्जरी हो जाता। तो देखो, ये क्या कहता है? जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट। आपको देखने को मिलेगा कि कॉर्नवालिस ने दिया है, आपको ऐसा पढ़ाया जाता है, कॉर्नवालिस ने दिया है पुलिस डिपार्टमेंट, पर ऐसा नहीं है। इससे पहले दे चुका है कौन? चाणक्य ने दे चुका। बिकॉज बट वी द इंडियंस आर नॉट बीइंग टॉट एवर कि ठीक है चाणक्य ने ऐसा कहा है। हिस्ट्री में ये चेंज हो गया है कि आपको ये पढ़ाया गया है दैट ब्रिटिशर्स हैव गिवन यू एवरीथिंग, एंड बिफोर इट इंडियंस विड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ हिस्ट्री। जबकि हिस्ट्री में ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल आप देखते हो, कहां से लिया गया? ब्रिटिश से। पर ऐसा सीखने को आपको मिलना चाहिए कि ये चाणक्य ने पहले बना के गया था। पुलिस डिपार्टमेंट कौन दिया है? ब्रिटिशर्स दिया है। बट नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट कौन देके गया है? हमें चाणक्य देके गया है। बट वी पीपल आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस, एंड दैट्स व्हाई द करेक्शंस ऑफ हिस्ट्री इज वेरी मच कंपल्सरी। गेटिंग माय पॉइंट? देखो, ये चाणक्य क्या कहते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। 2 प्रकार के न्यायालय। एक में जो जज हुआ करता था उसका नाम था धर्म महामंत्र, दूसरा का नाम था कंटक शोधन। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि दोनों को एज पर द कन्वीनियंस, एक था सिविल कोड, दूसरा था हमारा क्रिमिनल कोड। उसके बाद क्या था कि अलग अलग तरीके से उनको रखा था। जैसे कि अगर आप किसी ने छोटा मोटा क्राइम कर दिया है, तो उसे चर्क में, पुलिस लॉकअप में रखा था, और अगर उसका दोष साबित होता था तो फिर उसे बंधागार में रखा था। बंधनगार मतलब जेल में रखा था। इन सभी के ऊपर एक रहा करता धर्माधिकरण, जिसको मूल न्यायाधीश कहते थे हम, मुख्य न्यायाधीश। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर से फॉर एग्जांपल आपको न्याय दे दिया है, किसने दे दिया? धर्माधिकरण ने न्याय दे दिया। अगर आपको इसके बाद भी कोई अपील करना है, तो अपील आप कहां कर सकते हो? धर्म महामंता के पास में। हु वर द धर्म महामंता? धर्म महामंता अगर आपको याद होगा, तो ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि बौद्ध धर्म को अपना चुके थे और अशोक के काफी करीब थे, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार में जाया करते थे। तो इसलिए इन पे भरोसा करके द अशोका हैज गिवन द पावर टू द धर्म महामंत्र दैट योर जुडिशियरी विल बी द अल्टीमेटम। गेटिंग माय पॉइंट? इसके ऊपर कुछ नहीं जा सकता। अब देखो, इसका सिलेक्शन कैसे होता था, ये देख रहे हो इस इंसान को। इसका सिलेक्शन कैसे होता था? जैसे कि अमात्य का सिलेक्शन याद है आपको, कि हनी ट्रैपिंग से जाएगा, ड्यूटी बेस्ड टेस्ट से जाएगा, फिर मनी बेस्ड टेस्ट से जाएगा ना। गेटिंग पॉइंट? तो ऐसे ऐसे टेस्ट से इस इंसान को भी गुजरना पड़ता था, तब जाके इसका सिलेक्शन होता था। इट वाज क्वाइट टफ टू बी द धर्माधिकरण एंड समथिंग लाइक दैट यू हैव टू बी द जज ऑफ दैट कोर्ट। तो बहुत टफ हुआ करता था उस टाइम। इट वाज नॉट क्वाइट इजी। अब देखो, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद का क्या सीन है कि आपको ना ये मिलते हैं, प्रोविंस मिलते हैं। अब प्रोविंस कौन कौन से मिलते हैं? तो एक ही आपको मगध मिल जाएगा, ये मगध मिल जाएगा, ये मिल जाएगा सेंट्रल प्रोविंस, जहां से सत्ता चला करता था, मतलब जहां से राजगद्दे चला करता था। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ये तक्षशिला वाला रीजन, जिसको हम उत्तर पथ बोलते हैं। नेक्स्ट आपको ये मिल जाएगा उज्जैन अवंती वाला रीजन। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ये स्वर्णगिरी वाला रीजन, ये हमारा केजीएफ, धीरा धीरा, मगधीरा वो जो है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा कलिंग वाला रीजन। ठीक है, ये कलिंग वाला रीजन जो है, इसको तोशिला या कलिंग भी बोलते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट किस लिए है ये? हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ना उत्तर पथ, इसे हम क्या बोलते थे? इसे उत्तर पथ बोलते थे। किसे? तक्षशिला वाले को उत्तर पथ बोलते थे।
उज्जैन वाले को अवंतीपथ बोलते थे, इस वाले रीजन को अवंतीपथ बोलते थे। नेक्स्ट कलिंग वाले रीजन को हम बोलते हैं प्रच्छपथ, गेटिंग पॉइंट, ये वाला रीजन को प्रच्छपथ बोलते थे। नेक्स्ट है स्वर्णगिरी, ये जो केजीएफ वाला रीजन है, इसको कर्नाटक वाला, इसको हम दक्षिण पथ बोलते थे। नेक्स्ट आपको मिलेगा देखने को मगध वाला रीजन, इसको हम बोलते थे पाटलिपुत्र। इट वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, जहां पे इंटायर किंगडम वहां से फंक्शन किया करता था। ठीक है यहां तक। अब देखो होता क्या है, प्रोविंस तो आपने बना दिया, पर उसका शासन कौन करेगा? तो शासन करने के लिए क्या करता था कि अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग वायसरायज भेजा करता था। कौन? राजा। इस वायसराय को क्या बोलते थे? प्रोविंशियल किंग बोलते थे हम। ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक था प्रादेशिका, गेटिंग माय पॉइंट। प्रादेशिका हुआ करता था, वो राजा का मुख्य सलाहकार हुआ करता था। समझ में आ गया? अब प्रादेशिका किसके ऊपर था? तो प्रादेशिका रज्जुक और युक्त के ऊपर था। अब रज्जुक कौन था? तो जैसे कि आपने देखा था कि अमात्य जो थे, अमात्य कौन थे? सेंट्रल लेवल में। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर आप सेंट्रल में देखो तो आपको एक प्रेसिडेंट मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको प्राइम मिनिस्टर। जब स्टेट में आओगे तो इसके प्रेसिडेंट की जगह पे कौन आ जाएगा? गवर्नर, और प्राइम मिनिस्टर की जगह पे कौन आ जाएगा? चीफ मिनिस्टर। वैसे ही अगर आप सेंट्रल में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे अमात्य, और अगर आप इसमें प्रोविंस में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे रज्जुक। ठीक है, तो अमात्य इज इक्विवेलेंट टू रज्जुक। कब? अगर आप प्रोविंस लेवल में देखते हो तो। उसके बाद रज्जुक को सपोर्ट करने के लिए कौन आ जाएगा? युक्त आ जाएगा, उसके सलाहकार। रज्जुक के नीचे फिर काम करने वाले रहेंगे, क्योंकि ही विल नॉट बी मेंटेनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो गोपा जो था, गोप से बोलते हैं, ही विल बी मेंटेनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द दैट प्रोविंस। तो दस्तावेज रखता था। उसको हेल्प करने के लिए कौन था? स्थानिका। ठीक है, स्थानीय स्तर पे वो कर वसूलता। एक्चुअली ही वाज द कलेक्टर ऑफ द रीजन, की वो टैक्स वसूला करता था। ही वाज द मोर ऑफ द कलेक्टर, ही वाज फंक्शनिंग लाइक ए किंग। उसको सपोर्ट करने के लिए इसका पीए था। उसके बाद ये कलेक्टर की तरह काम करता था, उसका पीए था ये। फिर ये एक दस्तावेज रखता था। फिर दैट वाज द पर्सन हु यूज्ड टू कलेक्ट द एक्चुअल ग्राउंड बेस लेवल। उसके नीचे फिर दो पार्ट्स में बांटते थे, एक ग्रामीणी एक नागरिक। अब ग्रामीणी मतलब जो रूरल एरिया वाले थे, और नागरिक मतलब जो अर्बन एरिया वाले थे। ठीक है, तो इसको चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए क्या करता था? आप इंटरेस्टिंग चीज समझा रहा हूं कि जैसे कि अगर आपको कहीं भेजना है, इफ यू हैव टू कंट्रोल सम सर्टेन रीजन, तो जो अशोक था वो क्या करता था कि डायरेक्टली यहां से अपने अमात्य को भेज देता था, दैट यू हैव टू गो एंड जस्ट गिव द ऑर्डर फ्रॉम माई सेल्फ, कि ये राजा का ऑर्डर है, उसके बाद आपको ये करना है। तो इससे चेक्स एंड बैलेंस बना रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, आपको ये बताना जानना जरूरी है कि आखिर का डिक्लाइन कैसे हो गया। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी आपको ये इंपॉर्टेंट है। अशोक के बाद इसके जो प्रोस्पेक्टिव है, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू ब्लेम द अशोक, कि अशोक के प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज ना उसे मौर्यन एम्पायर को डिक्लाइन कर दिया। बट वी कैन नॉट सोलली ब्लेम द अशोक। क्यों नहीं ब्लेम कर सकते हैं? बिकॉज ही वाज द पर्सन जिसके टाइम पे ही वाज एबल टू कंसोलिडेट ऑल ऑफ द इंडिया। मतलब जो इंडिया है ना, जो इंडिया आप देख रहे हो, ही वाज एबल टू कंसोलिडेट ऑल ऑफ दैट। इस समय अगर कोई फॉरेन इन्वेजन छोटे बहुत होते भी थे, तो एक तो होते नहीं थे, काफी कम होते थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द अशोका। ठीक है, उसके बाद अगर होते भी तो ही वाज एबल टू कंट्रोल इट एनी, बहुत इजी वे में वो कंट्रोल कर लिया करता था। देखो, ऐसा माना जाता है डिक्लाइन के दो रीजन थे। एक तो ये कि राजनीतिक और आर्थिक कमजोरी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि रेवेन्यू कम गए। रेवेन्यू कम कैसे गया? इसको समझो। अशोक बन गया था प्रो बुद्धिस्ट। अशोक मतलब बुद्ध धर्म को बहुत ज्यादा अपना लिया था। उसके बाद सेम चीज, सेम लेगेसी अपनाई गई उसके सक्सेसर्स के द्वारा। मतलब उसके बाद जो भी आते गए, लास्ट जो आपको बृहद्रथ का पता चलेगा, उस समय उसके यहां 6 लाख से भी अधिक सैनिक, मंत्री, अमात्य, जितने सब जो भी सभी थे, उन सभी की तनख्वाह देनी थी। तो अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो आप सैलरी कहां से दोगे? तो अगर आप सैलरी नहीं दोगे तो डेफिनेटली आपका अंपायर डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये चलता है। ठीक है, एक जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें अगर आप मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स यूज्ड टू ब्लेम द अशोक ओनली। सेकंड पॉलिसी, सेकंड ये कहता है, सेकंड जो हमारा ये है प्रोस्पेक्टिव है, वो ये कहता है कि विदिशा जो है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे पुष्यमित्र सिंह हुआ करता था। यहाँ पे विदिशा वाले रीजन में, जो अवंती वाला रीजन है, यहाँ पे पुष्यमित्र सिंह हुआ करता था। ही वॉज वन ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द, जो यहाँ पे वायसराय बन के उस समय था। कौन था? उस समय वहां का राजा था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ वहां का राजा था। कहाँ का? मगध का। अब मगध जो था वो काफी कम एरिया में चलाया था, मतलब काफी कम छोटा एरिया में चलाया था। उस समय क्या होता है कि इंडो ग्रीक आक्रमण होता है। इंडो ग्रीक आक्रमण मतलब कौन आता है? यहां से इंडो ग्रीक आक्रमण यहां पे आके सीधे मगध पे करेगा। कौन? डिमेट्रियस करेगा इंडो ग्रीक आक्रमण, मतलब यहां से आके अटैक करता है। अब से फॉर एग्जांपल आपको समझना होगा कि मौर्यन एम्पायर जो इतना बड़ा हुआ करता था, आप सोच सकते हो कि अगर कोई आपके दरवाजे पे चला आया कि नॉक नॉक कौन है, तो वैसा अगर कोई पूछता है तो
उस समय जो वहां के जो जनता थे, जो भी प्रजा थे वहां पे, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए उससे। किससे? बृहद्रथ से, कि बृहद्रथ इज नॉट लाइक अ किंग, कि हमारा राजा ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए जब पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ को मारा तो पीपल सपोर्टेड हिम। अपना जो नेबर कंट्री है उसमें क्या होता है कि जब तख्ता पलट होता है तो उस समय पीपल यूज टू सपोर्ट हिम। तो जैसे ही सपोर्ट करेगा तो भाई तख्ता पलट तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो बृहद्रथ को जब मारा जा रहा था तो पीपल वर सपोर्टिंग हिम। किसको सपोर्ट कर रहे थे? तो डेट वाज द पर्सन हु वाज द पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग अपना खुद का डायनेस्टी की स्थापना करता है, उसके बाद ये खत्म कर देता है। किसको? मौर्यन एम्पायर को। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद उसे कंक्लूड करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? राज्य का सातवां अंग कौन सा था? डेट वाज द मित्र। जनपद नहीं था, दुर्ग नहीं था, मित्र। ऑप्शन नंबर सी, कोश भी नहीं था। नेक्स्ट, रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? आपको याद होगा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में पाए जाने वाले जो उसके कलेक्टर्स हुआ करते थे। चोल राज्य में व्यापारी, ये नहीं है। मौर्य शासन में अधिकारी, ये हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ये नहीं थे। शक सेना में अधिकारी, ये भी नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। देखो, अग्रहारिका अभी तक तो पढ़ा नहीं है आपने। युक्त था, प्रादेशिक था, रज्जुक था, तो अग्रहारिका नहीं था। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? अब देखो, भूमि कर कौन होता था? जो सीता था। भूमि ऐसे टैक्सेबल जो हमारे हुआ करते थे, जहां पे जमीन, जहां से हम भूमि का कर ले सकते, उसे हम सीता बोलते थे। तो सीता का अध्यक्ष कौन था? सीता अध्यक्ष था। ये अग्रोनोमोई नहीं था। नेक्स्ट, शुल्काध्यक्ष भी नहीं था। सीता अध्यक्ष, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अकराध्यक्ष, ये भी नहीं था। नेक्स्ट, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता से कौन था? मतलब डेट वाज द टैक्सेबल लैंड, जहां से आप कर ले सकते हो। एक देवी नहीं था, एक धार्मिक संप्रदाय नहीं था, राजकीय भूमि से प्राप्त था, डेट वाज डेफिनेटली। नेक्स्ट, ऊसर भूमि नहीं थी। ऊसर भूमि बोलते हैं उसे हम, जो कि जहां से आप बंजर भूमि है, जहां टैक्स नहीं ले सकते, जहां कुछ उपजा नहीं सकते हो आप। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्त करता तो था। नेक्स्ट, व्यावहारिका नहीं था। अंतपाल, ये भी नहीं था। और प्रतिष्ठान, ये भी नहीं था। समाहर्त जो था, he was the related to the taxable amount, the department. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? अब पौतवाध्यक्ष तौलमान का था, बिल्कुल यही था। पाण्याध्यक्ष नहीं था, सीताध्यक्ष नहीं था, सुनाध्यक्ष, ये भी नहीं था। इट वाज द, कौन था? पौतवाध्यक्ष। गेटिंग द पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अवस्थित थे। कौन कौन से दो न्यायालय थे? एक तो था हमारा धर्म महामंत्र, ठीक है, धर्म महामंत्र। दूसरा था कंटक शोधन। कंटक शोधन, ऑप्शन नंबर ए धर्म महामंत्र है। नेक्स्ट, धर्मास्थिया नहीं है। नेक्स्ट, रज्जुक, दैट वाज द पर्सन। कंटक शोधन, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का सेकेंड लास्ट हम लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद उसे फिर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।